Hello students, today we are going to study topic 1, that is clinical legal education. So first subheading under the main heading, that is clinical legal education, is meaning of clinical legal education. Clinical legal education का मतलब क्या होता है? Clinical legal education एक important concept है in legal studies में. Legal study में, legal education में it is a very important concept. थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर टू डिफरेंट थिंग्स. थ्योरी और प्रैक्टिकल दो अलग अलग चीजें होती है. थ्योरी इज अप्लाइड टू प्रैक्टिकल. सो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन व्हाट इट डज, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. क्लिनिकल लीगल एजुकेशन is directed towards developing the perceptions, attitudes, skills and sense of responsibilities which the lawyers are expected to assume when they complete their professional education. Meaning thereby जो perception, attitude, skill, sense of responsibilities एक वकील में होनी चाहिए, एक लॉयर में होनी चाहिए, वो सब एक स्टूडेंट में डेवलप करना is the purpose of clinical legal education. In legal studies, legal education, legal studies and legal education is one of the same thing. In legal studies, legal education, it is desired that students should have practical learning also with theory. So this practical learning with theory is again the essence. और ये जो perception, attitude, skill है, ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ही है जो एक वकील में डेवलप होते हैं जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है. इन्हीं सब चीजों को एक स्टूडेंट में डेवलप करना ही पर्पस है क्लिनिकल लीगल एजुकेशन का. हेंस क्लिनिकल लीगल एजुकेशन इज नेसेसरी टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. नाउ देयर आर मैनी प्रैक्टिसेस which are introduced to bridge this gap. For example, moot courts, internships, client counseling, legal aid. Now, one must remember that clinical legal education is termed as practical training. इसको practical training कहा जाता है, लेकिन ये in toto 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल लीगल एजुकेशन में भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, दीज सब्जेक्ट्स आर थियोरेटिकल बट हेयर प्रैक्टिस इज डन ड्यूरिंग लीगल एजुकेशन. तो जब आप लीगल एजुकेशन ले रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसी टाइम आपको ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग सिखाई जाती है. ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग एक वकील के काम आने वाली चीज है, तो कोर्स खत्म होने के बाद वो आपको सीखनी ही पड़ती है. उन चीजों को पहले ही सिखाना. These subjects are theoretical but here practice is done during legal education instead of wandering after completion of course. कोर्स खत्म होने के बाद आप ढूंढ रहे हैं कैसे करें, सीख रहे हैं, इसकी बजाय आप पहले ही कोर्स के टाइम पर ही उसको सीखें. फॉर एग्जाम्पल, a student must deal with client if during his education he has practiced client counseling, then he will be having plus points. Obviously, अब आपने एजुकेशन के टाइम ही क्लाइंट काउंसलिंग की है, तो आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो गई. आपको पता चल गया कि क्लाइंट काउंसलिंग कैसे करते हैं. आपको अंदाजा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम या इशू हो सकते हैं, किस तरीके से आप उसको टैकल करेंगे. तो जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे और वहां पर जब क्लाइंट काउंसलिंग करेंगे, तो ये वाली प्रैक्टिसेस आपको बहुत हेल्प करेगी. Another example, similarly by appearing in moot court, students learn many things like how to research. Research कैसे करते हैं, which website or book is good for which topic or subject. कौन सी वेबसाइट, कौन सी बुक किस टॉपिक के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए अच्छी है, कहाँ से हमें मटेरियल को सर्च करना है, ढूंढना है. एक बार अगर आपको कुछ अच्छी वेबसाइट्स पता चल गई, बुक्स पता चल गई, तो हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड आपके पास हो जाता है. फिर आपको रिसर्च करने में, ढूंढने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस में भी जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अपडेट रहना पड़ता है सारे केस लॉ से, जो भी कानून हो रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं.
सेकंड इज रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल डेवलप होती है जब आप एक केस को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। लैंग्वेज एंड मैनर्स यूज्ड बिफोर जज। व्हेन यू अपीयर बिफोर कोर्ट, बिफोर जज, तो आपके लैंग्वेज और मैनर्स क्या क्या होने चाहिए, लैंग्वेज क्या यूज करनी है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपका, हेयर स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए। स्पीकिंग क्वालिटीज अगर आप में नहीं होगी तो आप अपना आर्ग्यूमेंट जज के सामने कैसे पेश करेंगे, कैसे जज के सामने यू विल प्लेस योर आर्ग्यूमेंट। तो मूट कोर्ट से ये सारी स्किल्स आपकी डेवलप होती है, एनहांस होती है। नाउ नेक्स्ट सब हेडिंग इज क्लिनिकल कोर्सेज। अब ये क्लिनिकल कोर्सेज क्या है, तो क्लिनिकल कोर्सेज सब्जेक्ट्स हैं जो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की अम्ब्रेला टर्म में पढ़ाए जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के अंडर पढ़ाए जाते हैं उनको कहते हैं क्लिनिकल कोर्सेज। क्लिनिकल कोर्सेज आर द सब्जेक्ट्स taught under the umbrella term clinical legal education. Hence, the subjects taught under clinical legal education are clinical courses. For example, moot court, drafting. To say that word clinical legal clinic means tools, ways to go with the subject or desired activities. तो क्लिनिकल और लीगल क्लिनिक को आप कह सकते हैं दे आर द टूल्स एंड वेज टू गो विद द सब्जेक्ट और डिजायर्ड एक्टिविटी। अब आपको एक स्टूडेंट के अंदर क्लाइंट काउंसलिंग वाली क्वालिटीज, एक्टिविटीज डालनी है, तो उसके लिए जो आप टूल यूज करते हैं वो सब क्लिनिकल और लीगल क्लिनिक माने जाते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लिनिक्स। फर्स्ट इज सिमुलेशन क्लिनिक। सिमुलेशन का क्या मतलब होता है, इट मीन्स इमिटेशन। सो सिमुलेशन मीन्स इमिटेशन ऑफ सिचुएशन और प्रोसेस। जो प्रैक्टिकल में चीज हो रही है, प्रैक्टिकलिटी में, रियल एनवायरनमेंट में जो चीज हो रही है उसकी इमिटेशन करके उसको सीखना। फॉर एग्जाम्पल मूट कोर्ट। मूट कोर्ट इज इमिटेशन ऑफ रियल कोर्ट। क्लाइंट काउंसलिंग, क्लाइंट काउंसलिंग विद डमी क्लाइंट। तो जब आप डमी क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट काउंसलिंग करते हैं तो आप क्लाइंट काउंसलिंग की क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम वेराइटी ऑफ सिमुलेशंस ऑफ व्हाट हैपेंस इन लीगल प्रैक्टिस। सेकंड इज इन हाउस क्लिनिक। सो एज नेम सजेस्ट, इन हाउस क्लिनिक मीन्स इट टुक प्लेस इन द कैंपस ओनली। ये कैंपस में होता है। ऑल्सो नोन एज इन हाउस रियल क्लाइंट क्लिनिक। इसको इन हाउस रियल क्लाइंट क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं, या तो रियल क्लाइंट्स आते हैं अपनी रियल प्रॉब्लम के साथ, या फिर डमी क्लाइंट्स आते हैं मेड अप प्रॉब्लम्स के साथ। और जब वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो आप उनको एडवाइस करते हैं, उनको समझाते हैं। तो इस तरीके से आप उनको काउंसिल करते हैं। In this type of clinic, clients may require actual solution to their actual problems, or there may be dummy clients for practice. Hence, it is called as real client clinic. In this type of clinic, the clients may require actual solutions to their actual problems, or there may be dummy client for practice. In this model, the clinic is based in लॉ स्कूल, इसीलिए इसको इन हाउस क्लिनिक कहते हैं। इट इज ऑफर्ड, मॉनिटर एंड कंट्रोल्ड इन लॉ स्कूल। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट काउंसलिंग। क्लाइंट्स पीपल आर इधर इन्वाइटेड और डमी क्लाइंट्स आर प्रिपेयर्ड, एंड सच क्लाइंट्स आर इंटरव्यूड एंड एडवाइज्ड इधर इन ओरल और इन राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मिस्टर बी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या रेमेडी है। तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास है, दूसरी पार्टी माइनर तो नहीं है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और फिर आप बता सकते हैं कि उन्हें आर्बिट्रेशन के लिए जाना चाहिए या इन्हें लीगल सूट फाइल करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग लीगल एड। हेयर क्लाइंट्स आर इन कोर्ट से client may be advised to go for out of court settlement instead of going for court litigation, as former is less lengthy, less expensive
प्रोवाइड करा रहे हो तो क्लाइंट काउंसलिंग उसमें ऑटोमेटिक हो रही है। क्लाइंट काउंसलिंग और लीगल एड में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इन लीगल एड you are going much ahead than in client counseling. Counseling could be for any purpose. It could be for a minor purpose. But when you are providing legal aid, you are giving him core legal advice. तो क्लाइंट इसलिए भी आ सकता है, वो कहेगा कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उसको काउंसिल कर सकते हो, ईदर स्टे अवे और डू नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। लेकिन लीगल एड में वो आपके पास कानूनी लीगल एड में आप कानूनी सलाह देते हैं, काउंसलिंग में परामर्श होता है। थर्ड काइंड ऑफ क्लिनिक इज आउट हाउस क्लिनिक। आउट हाउस क्लिनिक मीन्स एक्टिविटीज कैंपस के बाहर जो होती है उनको आउट हाउस क्लिनिक कहते हैं। बोथ द एक्टिविटीज एज मेंशन्ड अंडर इन हाउस क्लिनिक मे बी डन आउटसाइड द कैंपस। इसके अलावा इंटर्नशिप्स है, वो भी आउट हाउस क्लिनिक होती है। इंटर्नशिप्स को भी क्लिनिकल लीगल एजुकेशन का ही पार्ट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट सब हेडिंग इज बेनिफिट्स ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन। क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है प्रैक्टिकल अप्रोच। यहाँ पर स्टूडेंट रियल टाइम जैसी सिचुएशन को फेस करता है और उससे उसको प्रैक्टिकल अप्रोच का ज्ञान होता है, उसके बारे में मालूम चलता है। दे गेट प्रिपेयर टू फेस रियल टाइम सिचुएशन। सपोज अ स्टूडेंट इज इन्वॉल्व्ड मच इन क्लाइंट काउंसलिंग एंड अनदर स्टूडेंट इज नॉट। आफ्टर सिक्योरिंग डिग्री, द स्टूडेंट इन्वॉल्व्ड इन क्लाइंट काउंसलिंग वुड बी हैविंग मच प्रैक्टिकल अप्रोच देन द स्टूडेंट हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन सेड एक्टिविटीज। इसका मतलब कि यदि एक स्टूडेंट है जो क्लाइंट काउंसलिंग जैसी एक्टिविटीज में कॉलेज की लीगल एजुकेशन के दौरान ही इन्वॉल्व होते हैं तो उनके पास ज्यादा एक्सपोजर रहेगा बजाय के उस स्टूडेंट के जिन स्टूडेंट ने ये एक्टिविटीज नहीं की। सेकंड, स्टूडेंट मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन से डील करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखती है और पता चलती है, वहां से मोटिवेशन भी मिलता है, डेवलपमेंट भी होता है। स्टूडेंट आफ्टर विटनेसिंग हिमसेल्फ इन रियल लाइफ सिचुएशन मे गेट मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग नोन द प्रॉब्लम, स्टूडेंट may feel motivated to file public interest litigation or RTI. As during such activities, student is exposed to many issues matter like poverty, pollution, discrimination. देखो, जब आप रियल एनवायरनमेंट में जाते हो, क्लाइंट काउंसलिंग कर रहे हो, सपोज आउट हाउस क्लाइंट काउंसलिंग आप कर रहे हैं, आउट हाउस क्लाइंट काउंसलिंग करते टाइम आपको पता चला कि पॉवर्टी की वजह से वो लोग परेशान है, या पोल्यूशन की वजह से वो परेशान है, या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, सैनिटेशन कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो इन सब चीजों से मोटिवेट होके आप PILB फाइल कर सकते हैं, RTI भी कर सकते हैं, या इनको खुद कानूनी सलाह दे सकते हैं। और जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो आपको और ज्यादा पता चलता है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलता है। एक चीज याद रखनी है, लिटिगेशन में लॉयर्स के लिए ये कहा जाता है कि जितने पुराने वो होते जाएंगे उतना ही उन्हें पता चलता जाएगा। मीनिंग देयर बाय देयर इज लॉट टू लर्न इन दिस प्रोफेशन। थर्ड इज एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स आर टूल्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क मोर इफेक्टिवली। एक काम को आप 3 लोगों को देंगे तो सब अलग अलग तरीके से उसे करके देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दियर स्किल्स। ये टूल्स और एबिलिटी होती है ताकि एक ही दिए गए काम को बहुत अच्छे से किया जा सके। यहाँ पर स्टूडेंट मेनली सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं। Soft skills which are much of behavioral aspect like body language, being assertive, developing qualities of being professional.
देखो हार्ड स्किल आपकी डिग्री हो जाती है, डिग्री तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल लीगल एजुकेशन आपको हार्ड डिग्री में भी मदद करता है, साथ के साथ वो सॉफ्ट स्किल्स में भी बहुत मदद करता है। तो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स आप सीखते हैं। ये मच ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट, आपको एक काम दे दिया, आपको एक फाइल दे दी, वो फाइल आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है, आपके पास हार्ड स्किल है, आपकी डिग्री है, आपकी एजुकेशन है, लेकिन सॉफ्ट स्किल है आपका बिहेवियर, आपका परसेप्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी असर्टिवनेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू टैगल क्लाइंट, हाउ टू कीप नोट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग। फोर्थ बेनिफिट इज प्रोफेशनल एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। लॉयर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है, लॉयर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 बना हुआ है, जिसके तहत रूल्स भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा और भी एथिकल वैल्यूज होती है जो एक पर्सन अपने अंदर खुद डेवलप करता है। स्टूडेंट लर्न एथिकल वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल नॉट पुटिंग फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट एनीवन। कई बार क्लाइंट आते हैं या लोग आते हैं पूछने के लिए कि पर्टिकुलर पर्सन है, उससे उनके कोई ग्रजेस हैं या वो खुद पर्सनली उनको पसंद नहीं करते या इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आपसे कहते हैं कि चलो उसको परेशान करेंगे, परेशान करने के लिए एलिगेशन लगाते हैं। तो किस तरीके से उसको फ्रेम करें, किस तरीके से उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए। तो एथिकल चीजें ये कहती हैं कि एक वकील को मना कर देना चाहिए ऐसी सारी चीजें करने से। स्टूडेंट्स लर्न बीइंग रेस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जाम्पल कीपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप टाइम के साथ सीखते हैं। अब देखिए ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MV डाबलोकर एटेक्स्ट्रा, इस केस में जस्टिस VK कृष्ण अय्यर जी ने क्या कहा था? लॉ इज नॉट अ ट्रेड, नॉट ब्रीफ्स, नॉट मर्चेंडाइज, एंड सो द हेवन ऑफ कमर्शियल कॉम्पिटिशन शुड नॉट वल्गराइज द लीगल प्रोफेशन। इनका कहने का तात्पर्य यह था कि कमर्शियल कंपटीशन के लिए, पैसा कमाने के लिए, कमर्शियल भावना से, उस अप्रोच से लीगल प्रोफेशन को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को न्याय दिलवाते हो। अब क्या करते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि क्लाइंट को आप आर्बिट्रेशन के थ्रू भी न्याय दिलवा सकते हो। अब आर्बिट्रेशन में पैसा कम लगता है या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के माध्यम से भी करवा सकते हैं आप, तो वहां पर पैसा कम लगता है, टाइम कम लगता है, लेकिन वो क्लाइंट को लिटिगेशन में इन्वॉल्व कर देते हैं। लिटिगेशन ज्यादा लेंथी होती है और उसमें एक्सपेंस भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज इन्वॉल्वमेंट विद लोकल पीपल। देखो जब ग्रास रूट लेवल पे आप काम करते हो, जाते हो, लोकल पीपल से, लोगों से मिलते हो, तो आपको वहां के बारे में काफी कुछ पता चलता है। Reality is available at grassroots level even in modern and advanced civilization। यहाँ पर लोकल पीपल का मतलब है वो लोकल लोकेलिटी, वो ग्रास रूट लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं। फादर ऑफ नेशन लेट श्री मोहनदास करमचंद गांधी वॉज ऑफ व्यू दैट प्रॉपर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट व्हेन देयर इज प्रोस्पेरिटी एट ग्रास रूट लेवल। जब ग्रास रूट लेवल पे प्रोस्पेरिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक नेशन में प्रोस्पेरिटी आएगी, ऐसी उनकी विचारधारा थी। डिस्क्रिमिनेशन आल्सो occurs at this level and people at this level are not able to and open to reach court. Moreover, such involvement allows one to take good step. If the person is involved with local people, तो यहाँ पर ऐसी इन्वॉल्वमेंट अलाउ करती है कि वो सही कदम उठाए, और इससे आपके कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं। कॉन्टेक्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इससे आपके कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं। केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल। देखो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक एग्जाम्पल है कि एक प्रॉब्लम को हैंडल किया गया था, टैकल किया गया था, लेकिन ये कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां पर क्लिनिकल कोर्स या स्टूडेंट्स के थ्रू ये चीज की गई हो। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इस चीज को किया था। लेकिन ऐसे भी केसेस है जहां पर स्टूडेंट्स ने, जो इंटर्नशिप्स करते थे, जो लीगल एजुकेशन पढ़ते थे, उन स्टूडेंट्स ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की है, जैसे स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस में एक PIL रिट पिटीशन फाइल हुई जो मिस्टर स्वप्निल ने फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
एक ऑर्डर निकाला था जिसमें ये कहा था कि मिसलेनियस डेज, दैट इज मंडे एंड फ्राइडे को मिसलेनियस मैटर सुनते हैं, दिस इज अ कैटेगरी। उन मैटर को जब वो सुनेंगे तो इंटर्न्स कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। इस चीज के लिए उन्होंने PIL लगाया कि ये ऑर्डर सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ कर दी कुछ मैटर्स की, एक्सेप्ट इन रेप एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। बाकी जितने भी मैटर थे उन सब मैटर की लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी। ऐसे और भी केसेस हैं। अब आप लोगों का ये होमवर्क और ये टास्क है कि आपको ऐसा ही एक केस ढूंढना है जो एक स्टूडेंट ने, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगी, एक स्टूडेंट ने फाइल किया है, ऐसा केस आपको ढूंढना है। ढूंढ के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन। देखो किसी चीज के बेनिफिट है तो डिसएडवांटेज भी होगी, पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी होगी। तो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। पहला प्रॉब्लम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन विद लॉ स्कूल। देखो लॉ स्कूल में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे आप फोकस कर रहे हैं, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस करने के लिए कहता है। ये गैप को, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो अगर अनप्लान्ड और अनगाइडेड तरीके से आप ये चीज करेंगे तो वहां पर लॉस होने का चांसेस है। सिंस क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड लीगल एजुकेशन शेयर कॉमन पर्पस, undertaking such without proper planning and guidance may result in confusion or may result in partial loss of the other. For example, आप मूट कोर्ट की तैयारी में लग गए, मूट कोर्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, मूट कोर्ट की प्रॉब्लम आ जाती है 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने तक आप पूरा उसमें इन्वॉल्व होकर तैयारी करते हैं। इसकी वजह से आपका एकेडमिक्स का पार्शियल लॉस हो सकता है। लेकिन आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर चलेंगे तो वहां पर वो चीज मेंटेन आप कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा रिसोर्स एंड मैन पावर। अब क्लिनिकल लीगल एजुकेशन का नेचर ऐसा है कि एक्स्ट्रा रिसोर्स और मैन पावर चाहिए होती है, जैसे सिक्योरिटी है, गैजेट्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और मैन पावर डिप्लॉय करने पड़ते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्टीज इन सुपरविजन एंड असेसमेंट। इन एक्टिविटीज को, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने में, असेस करने में डिफिकल्टीज आती है। जैसे इंटर्नशिप के दौरान क्या हो रहा है उसको सुपरवाइज करना बहुत मुश्किल है। क्या स्टूडेंट एक्चुअली इंटर्नशिप कर रहा है, सीख रहा है, पढ़ रहा है, या सिर्फ जान ही रहा है ढंग से और एक रिपोर्ट वैसे ही प्रिपेयर करके आपको सबमिट करता है। इसी तरीके से क्लाइंट काउंसलिंग के टाइम पे हो सकता है स्टूडेंट गलत एडवाइस कर दे, तो आप हर स्टूडेंट के साथ या हर व्यक्ति के साथ हर समय पर खड़े नहीं हो सकते, तो इसको सुपरवाइज करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी होता है। फोर्थ पॉइंट इज डेंजर ऑफ पब्लिक सर्विस। इस पॉइंट में डेंजर ऑफ पब्लिक सर्विस के माध्यम से यहाँ पर यह कहा गया है, इट इज नॉट नोन व्हाट काइंड ऑफ पीपल स्टूडेंट वुड फेस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप उस टाइम पे आप स्टूडेंट हैं, जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप इतने मैच्योर नहीं हैं, सामने आप किस व्यक्ति के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विद आउटडेटेड थिंकिंग ऑफ डिनाइंग राइट्स टू वुमेन would certainly avoid or create problem if women would be made aware of their right। अब आज इस 21वीं शताब्दी में भी ऐसी जगहें हैं जहां पर जाके अगर आप वुमेन्स को उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बताएंगे तो वहां के लोगों को आपसे बहुत प्रॉब्लम होगी, और इन चीजों की वजह से फिर वो नापसंद करना शुरू कर देते हैं और वो चाहते हैं कि आप वहां से चले जाओ। तो अनप्लीजेंट सर्कमस्टांसेस होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल वेयर स्टूडेंट में एनकाउंटर क्रिमिनल ड्यूरिंग इंटर्नशिप। मान लीजिए इंटर्नशिप के टाइम पे आपके एडवोकेट के पास कोई क्लाइंट है, वो क्लाइंट क्रिमिनल है और उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बीइंग अ स्टूडेंट अभी वो मैच्योरिटी नहीं है, तो आप हो सकता है उस चीज को ना समझ पाए, आपको ना पता हो कि आप कैसे उससे
डील करे। तो ये सब डेंजर होते हैं इसके अंदर। एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस एंड एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। अवॉइडिंग नेगेटिव एंड अवेलिंग पॉजिटिव साइड इज द नीड। और ये बहुत इजीली किया जा सकता है। जब प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इससे नेगेटिव चीजें ऑटोमेटिक साइड में हो जाती है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन। इसकी हिस्ट्री क्या है? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे और एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उनका फोकस था कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वो यहाँ पर सिस्टम को डेवलप करते थे। तो उन्हें यहाँ पर क्लर्क्स चाहिए थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से इसको डेवलप किया। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली हमें, तो लीगल एजुकेशन अब एक मेन चीज है। सो लीगल एजुकेशन वाज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द लीगल सिस्टम इन ट्यून विद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिजायर्स ऑफ द कंट्री। देखो सोशल डिजायर किस तरीके से, जैसे अभी ट्रांसजेंडर्स को राइट उनके ग्रांट हुए, सोशल PIL लगती है। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिलती थी, PIL फाइल हुई, RTI फाइल हुई, उनको उनकी सैलरी मिलने लग गई। एंड पॉलिटिकल डिजायर्स ऑफ कंट्री, अभी आप आगे केशवानंद भारती के केस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो पढ़ेंगे, वहां पर आपको इन चीजों का और ज्यादा ज्ञान होगा। अब आप देखिए इसकी हिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1949 बॉम्बे लीगल एजुकेशन कमेटी रिकमेंडेड। बॉम्बे लीगल एजुकेशन कमेटी ने 1949 में ये रिकमेंड किया गया कि क्लिनिकल कोर्सेज को कंपलसरी कर देना चाहिए। उसके बाद 1958 में 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, उन्होंने भी कहा कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, हमें उसको डिप्लॉय करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। और इसके बाद जैसे जैसे कंट्री एडवांसमेंट की तरफ बढ़ा, तरक्की करने लगा, इंडिपेंडेंस से निकल के आगे बढ़ने लगा, तो जरूरत महसूस हुई कि लॉ स्कूल्स, लॉयर्स, इन सबको हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड बनाना है, इन सबको हमें प्रोफेशनल बनाना है। इसकी वजह से फिर 1977 में BCI ने रिकमेंड किया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को करिकुलम में आप प्लेस कर दीजिए। उसके बाद से BCI की गाइडलाइंस में क्लिनिकल लीगल एजुकेशन को खास जगह दी गई है। UGC की रिपोर्ट्स ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिंस आफ्टर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ करिकुलम। अब हम इसकी रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। मीनिंग ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपिंग द परसेप्शन, एटीट्यूड, स्किल एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम एक लॉयर से एक्सपेक्ट करते हैं। जो परसेप्शन, एटीट्यूड, स्किल और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लॉयर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हम एक स्टूडेंट में डेवलप करें। क्लिनिकल लीगल एजुकेशन इज नेसेसरी टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरी एंड practice. Now clinical courses are the subjects taught under the umbrella term clinical legal education. There are three kinds of clinics. Simulation means imitation of a situation or process. For example, moot court. In-house clinic, also known as in-house real client clinic. यहाँ पर या तो रियल क्लाइंट या डमी क्लाइंट आते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है या उनको लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाती है। आउट हाउस क्लीनिंग, जब यही एक्टिविटीज आप कैंपस के बाहर करते हैं तो वो आउट हाउस क्लिनिक हो जाती है। बेनिफिट ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, फर्स्ट इज प्रैक्टिकल अप्रोच। यहाँ पर स्टूडेंट रियल टाइम सिचुएशन को स्टूडेंट फेस सिचुएशन लाइक रियल टाइम सिचुएशन, they get prepared to face real time situation. Second is student motivation and development. स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल चीजों को देखता है तो उससे वो मोटिवेट होता है, उसकी इच्छा होती है कि कुछ कदम उठाया जाए, जो उसे पता है उसके माध्यम से कुछ मदद की जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए। तो वहां पर वो PIL, RTI जैसी चीजें, रिट पिटीशन जैसी चीजें फाइल कर सकते हैं।
Third point is acquisition of skills. Skills are tools, ability to perform a given task more efficiently. For example, how to tackle client. Then professional ethics and responsibility. Student learn ethical values. Example, not putting false allegations against anyone. Next point is इन्वॉल्वमेंट विथ लोकल पीपल. तो जो रियलिटी होती है वो ग्रास रूट लेवल पे ही पता चलती है. इसमें स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो केस है. सेकंड लास्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन. इंटीग्रेशन ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन विथ लॉ स्कूल. आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. अगर आप मूट कोर्ट एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपके 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है उसमें. तो उस टाइम पे आप अपने एकेडमिक्स के साथ कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं इज द क्वेश्चन. सो प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से आप वो चीजें कर सकते हैं. एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एंड मैन पावर. एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एंड मैन पावर. क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, गैजेट्स चाहिए होते हैं. तो इसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और मैन पावर की जरूरत पड़ती है. थर्ड इज डिफिकल्टीज इन सुपरविजन एंड असेसमेंट. इन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने में, असेस करने में इश्यूज आते हैं, डिफिकल्टीज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट काउंसलिंग वेयर स्टूडेंट में लैंड विद रॉन्ग एडवाइस. स्टूडेंट उनको अगर गलत एडवाइस कर दे तो. डेंजर ऑफ पब्लिक सर्विस. इट इज नॉट नोन व्हाट काइंड ऑफ पीपल स्टूडेंट वुड फेस ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. हमें नहीं पता किस तरीके के व्यक्तियों के साथ उनका आमना सामना हो, तो वहां पर एक रिस्क फैक्टर रहता है. लास्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन. तो ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश टाइम पर उन्हें सिर्फ क्लर्क्स चाहिए थे. उनकी कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी कि उन्हें कोई अच्छा वकील चाहिए. तो बहुत ही गिने चुने अच्छे वकील हुआ करते थे. इंडिपेंडेंस के बाद भारत को जरूरत पड़ी, भारत संभला, आगे बढ़ने लगा. तो वहां पर हमें जरूरत पड़ी कि हमारी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए हमें वकीलों की जरूरत है. 1949 में बॉम्बे लीगल एजुकेशन कमेटी ने सबसे पहले इसको रिकमेंड. के बाद 1958 में 14th लॉ रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जिक्र किया. और बढ़ती हुई डिमांड को देखकर 1977 में बीसीआई ने इसको करिकुलम में कंपल्सरी कर दिया, रिकमेंड कर दिया, मेंशन कर दिया. और उसके बाद क्लिनिकल लीगल एजुकेशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ करिकुलम. आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. और जो आपको मैंने टास्क दिया है करने के लिए, जो एक केस लो आपको ढूंढना है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स. बेस्ट ऑफ हेल्थ.